हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक क्विक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 4.2 की मतलब प्रश्नावली 4.2 के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल थे उनमें से हम 2 सवालों को कर चुके थे जिनका हमने आंसर भी निकाल लिया था। तो स्टूडेंट, उसी क्रम में अब हम करते हैं उसके अगला सवाल। तो चलिए देखते हैं हम अपना प्रश्न क्रमांक 5। तो स्टूडेंट, आपका 5वां सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब बात किसकी चल रही है? आपकी समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज इसी तरह का होता है। ये मान के लिए भुजा ए बी सी। अब उन्होंने शर्त दी है, सबसे पहले तो क्या दिया आपको, एक सीधा सीधा कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर। कर्ण क्या हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर का। ये कर्ण होगा, बड़ी भुजा क्या होती है इसमें? कर्ण होती है। जो समकोण त्रिभुज है उसकी बड़ी भुजा कर्ण रेखा होती है। अब उन्होंने शर्त दी है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, तो हमें आधार पता होगा तो हम उससे 7 कम कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी ऊंचाई। मान चलिए आधार आपका x है। आधार क्या है आपका? x है। तो ऊंचाई क्या होगी? आधार से 7 कम करना है तो आधार से हम क्या कर देंगे? 7 कम कर देंगे, x - 7। यही आपकी भुजाएं होंगी। तो चलिए मान लेते हैं हम। माना समकोण त्रिभुज का आधार, हमें जो हिंट दी है वो आधार से ही दी है कि आधार 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार ही मान लेंगे हम कितना? x सेंटीमीटर। आपने क्या मान लिया? x सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या दी है, जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है? 7 कम है। आधार x है तब ऊंचाई, तब ऊंचाई ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? इस आधार से 7 कम है तो आधार आपका x है -7 कर देंगे। ये आपकी क्या हो जाएगी? आपकी ऊंचाई हो जाएगी सेंटीमीटर। अब कर्ण भुजा क्या दी है आपकी? कर्ण उन्होंने दी है आपको 13 सेंटीमीटर। आपकी 3 भुजाएं हो गई। ये आपका आधार, ये आपकी ऊंचाई मतलब कि आपका लंब, और ये आपका कर्ण। अब बात आती है समकोण त्रिभुज की, और सब समकोण त्रिभुज की बात होती है तो पाइथागोरस प्रमेय तो उसमें लगना ही लगना है, क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज की प्रमेय होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम जानते हैं कि वी नाउ दैट, क्या जानते हैं? समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है कि समकोण त्रिभुज की जो कर्ण भुजा होती है, कर्ण भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब जो कर्ण भुजा होगी आपकी क्या होगी? कर्ण भुजा का जो वर्ग होगा, कर्ण भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाएं कौन सी? आपकी लंब और आधार। लंब और आधार क्या होगा? समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में आपका कर्ण का स्क्वायर। जो आपकी ऊंचाई है वही आपकी क्या है? लंब है। तो लीजिए लंब क्या आपका? x - 7, जो होगा आपका x - 7। इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें लंब का पूरा स्क्वायर करना है। तो लंब पूरा क्या है? x - 7 प्लस आधार। आधार कितना है आपका? x है। ये हो गया x² बराबर में कर्ण। कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना दिया? 13। तो 13 का वर्ग कर लेते हैं हम। चलिए करते हैं। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a - b का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए जरा, क्या होगा? a² + b² - 2ab। a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2a का मान x इंटू b का मान 7 प्लस में x² बराबर में 13। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ये किसका होता है? 13 का। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए जरा, x² एक दिख रहा है, एक x² ये दिख रहा है। तो x² क्या हो जाएंगे? 2x² प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 × 7 = 49 माइनस, अब 2 का गुणा किस में हो जाएगा यहाँ पे? 7 में।
या फिर 2 का गुणा x में कर लो 2x, और उसमें 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14x हो जाएगा। बराबर में ये x स्क्वायर आपका जुड़ ही गया, बराबर में 169। यदि हम 169 का पक्षांतर करें, इस तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर के एक तरफ क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए हम इसको माइनस में ही कर लेते हैं, और बराबर के एक तरफ क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसको और क्या सॉल्व होगा आपका, ये आपका 2x स्क्वायर माइनस के 14x, क्योंकि हमने क्या किया पहले स्क्वायर वाला फिर उससे छोटी घात वाला। अब क्या बचा आपका, प्लस के 49 माइनस के 169, प्लस माइनस माइनस। अब 169 में से हम 49 घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये भी माइनस का है। अब घटाइए जरा, 9 में से 9 गए आपके 0, 6 में से 4 गए आपके 2, 1 की 1 बराबर में 0। अब आपका समीकरण हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर में 0। अब देखिए जरा, तीनों सम संख्या है, 120 भी 14 भी और 2 भी, मतलब तीनों संख्या में हम 2 से भाग दे सकते हैं, या फिर 2 से आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो चलिए हम 2 से भाग देते हैं यहाँ से। जब इस समीकरण में हम 2 से भाग देंगे तो जरा देखिए जरा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, तो आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 में 2 से भाग दीजिए, 2 सत्ते 14, आपका आ गया 7x माइनस यहाँ पे 2 से भाग दीजिए, 2 6 12 0 बराबर में 0। अब आपका ये समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। अब इस वर्ग समीकरण को अपन को क्या करना है, फ्रैक्शन विधि मतलब गुणनखंड विधि से अपन इसके क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे। गुणनखंड विधि वही है जो आप तीसरे पद का पहले में गुणा कीजिए। तीसरा पद क्या आपका 60 है, 60 का गुणा आपको किस में करना है, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में संख्या दी है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी मतलब 1 है, 60 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 एकम 60। अब बीच वाली संख्या जो 7 है 7x, इसको ऐसे तोड़ना है 2 भागों में कि उनका जब गुणा करें तो आपका 60 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे आपका कितना जाए, 7 आ जाए। तो अब क्या करें, हम 60 के क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन करते हैं, मतलब इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो करिए खंड, तो करते हैं सबसे पहले 2 से, 2 3 6 0 की 0, फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब किससे जाएगा आपका 3 से, 3 5 15, अब किससे जाएगा 5 से, 5 एकम 5। अब हमें इनको 2 भागों में तोड़ना है, कितने भागों में, 2 भागों में। आपके जो 4 हैं, इन 4 गुणनखंड को हमको 2 गुणनखंड में बदलना है, क्योंकि आपको 7 को 2 भागों में तोड़ना है। तो जरा तोड़िए जरा, 2 दूनी 4 और 5 3 15। 15 में जब 4 का गुणा करोगे 15 चौके 60 तो आएगा, लेकिन आप 15 में जब 4 घटाओगे तो 11 आएगा, हमें लाना है 7, तो मतलब ये आपका होगा नहीं। अब क्या करें हम, अब 2 में 2 का इंटू कीजिए, 2 दूनी 4, 4 का इसमें करते हैं 4 3 12, और 12 पंजे कितने होते हैं आपके 60, 12 पंजे कितने हो जाएंगे आपके, 12 पंजे हो जाएंगे आपके 60, और 12 में से जब आप 5 घटाओगे तब आपका कितना आएगा 7, मतलब आपकी 2 संख्याएं सही हैं। अब आपको लाना कितना है, माइनस के साथ, किसके, माइनस के साथ। तो बड़ी संख्या माइनस की कर देंगे, छोटी संख्या आप प्लस की करोगे। 12 में से 5 जाएंगे तो आपके बचेंगे माइनस के साथ। तो मतलब 12 और 5 ऐसी संख्या है जिनको आप जोड़ो घटाओगे तो 7 आ जाएगा, और गुणा करोगे तो आपका 60 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर में 0। क्योंकि 12 में से 5 घटाओगे तो 7, और 12 पंजे करोगे तो 60। अब ये हो गया आपके 4 पद, इन 2 पदों में से कॉमन लेना है, इधर इन 2 पदों में से कॉमन लेना है। तो चलिए हम लेते हैं, आपका देखिए जरा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 12x है, तो यहाँ पे आपका नंबर दिया लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं दिया, तो x दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो आपका यहाँ बचेगा x माइनस 12, x माइनस 12। जो आपका पहला कोष्टक में वही आपका अगला भी कोष्टक आएगा, x माइनस 12 बराबर में 0। अब देखिए जरा, यहाँ आपके 5x से तीसरा पद, और हमने सब क्या लिखा है, x क्या रह गया आपका, +5 रह गया, तो +5 हम लिख लेते हैं बाहर। अब ये आपके x माइनस 12 2 बार है, इनको एक बार लिख लेंगे, बचा क्या आपका x प्लस 5 बराबर में 0। ये 2 गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंड को 0 के बराबर करके आप x का मान निकालेंगे। करते हैं हम, x माइनस 12 बराबर में 0। अब माइनस के 12 उस तरफ जाएंगे तो किसको जाएंगे, आपके प्लस के, ये आपका आ गया x बराबर 12, x का एक मान ये हो गया। दूसरा करते हैं, x प्लस 5 बराबर में 0। अब प्लस के 5 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 5। अब आपके x के 2 मान निकल आए, एक 12 एक माइनस के 5। अब देखिए जरा स्टूडेंट, हमने जो x माना था वो क्या माना था, त्रिभुज का आधार, मतलब त्रिभुज की एक भुजा है जो आधार, वो माना था। अब किसी भी चीज की लंबाई माइनस में नहीं होती, किसी भी चीज की लंबाई माइनस में नहीं होती, तो हम -5 छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि भुजा की लंबाई
भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, अतः x बराबर 12 लेने पर। x का मान आप क्या लोगे? 12 लोगे, क्योंकि ऋणात्मक नहीं होगी तो -5 छोड़ देंगे, तो x बराबर आप क्या लोगे? 12। तो आपका जो त्रिभुज का आधार है x, वो क्या निकाला है आपका? 12। अब क्या निकालना है आपको? ऊंचाई या फिर इसी को अपन क्या बोलेंगे? आपकी लंब बोलोगे। क्या बोलोगे? लंब। अब लंब क्या थी आपकी? x - 7। हम यहाँ पे x का मान रखते हैं 12, तो 12 - 7, 12 में 7 घटाओ तो आपका आंसर कितना आएगा? 5। दूसरी भुजा की लंबाई 5 हो गई, पहली भुजा की लंबाई 12। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 5। इसी तरह आपका होगा अगला प्रश्न क्रमांक 6। चलिए हम उसे भी करते हैं। तो स्टूडेंट आपका छठा सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई कुटीर उद्योग है, वहां कुछ क्या हो रहा है? कुछ बर्तनों का एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करते होंगे। अब कितने होंगे वो अपन को पता नहीं है अभी। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मतलब एक बर्तन में जितना भी खर्च लग रहा है वो कितना था? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी हो? 90 रुपए, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। कोई विशेष दिन यदि बर्तन बने होंगे, उन बर्तनों को बनाने में कुल खर्च कितने हुआ? 90 रुपए हुआ होगा। तो हमें उस दिन क्या पता करना है? उस दिन कितने बर्तन बने और एक बर्तन बनाने में कितना खर्च लगा, वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, माना एक विशेष दिन निर्माण एक विशेष दिन निर्माण हुए बर्तनों की संख्या कितनी है? x मान ली। अब उन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो हम लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक नग की लागत निर्माण हुए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अब जो एक बर्तन की जो लागत है वो कितनी? जितने भी बर्तन बने होंगे उनकी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तब एक बर्तन की लागत क्या होगी? उस दिन कितने बर्तन हुए? x। अब वो कह रहा है दुगने से। अब बर्तनों की संख्या है इसके दुगने, मतलब 2x। इससे भी कितने अधिक? 3 अधिक। ये है उनकी कुल एक बर्तन की लागत कितनी है? 2x + 3। उस दिन कितने बर्तन बने? x। हमें इन दोनों का ही मान निकालना है। अब स्टूडेंट उन्होंने सवाल में एक हिंट दी है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितने? 90 रुपए हुई। मतलब उस दिन जितने भी बर्तन बने होंगे उनमें कुल खर्च कितने हुए? 90। अब स्टूडेंट एक बात देखिए जरा, यदि मान चलिए एक बर्तन की कीमत 5 रुपए है। कितने की? एक बर्तन की कीमत 5 रुपए है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 10। तो 5 की कितनी होगी? हम क्या करेंगे? इस 5 का इंटू इसमें करेंगे, 5 × 25। मतलब एक बर्तन की कीमत में हम क्या करें? कुल बर्तनों की संख्या से जब इंटू कर देंगे तो हमें कुल सभी बर्तन जितने होंगे उनकी कीमत पता चल जाएगी। इसी तरह आपके कुल बर्तन कितने x और एक बर्तन की कीमत कितनी है? आपकी 2x + 3। तो हम क्या करें? जब इनका इंटू इसमें कर देंगे, तो कुल जितने भी बर्तन बने होंगे सबकी लागत निकल आएगी। तब उस दिन निर्मित सभी बर्तनों की लागत। अब उस दिन जितने भी बर्तन बने उनकी लागत क्या होगी? हम क्या करें?
उन बर्तन जो आपके हैं कुल कितने x बर्तन बने और एक बर्तन की कीमत कितनी है आपकी 2x + 3। इन सबका इंटू कर देंगे तो आपकी कुल लागत निकल आएगी। तो कर दीजिए इंटू, x का इंटू किस में करेंगे 2x में तो आपका हो जाएगा 2x²। अब x का इंटू 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। ये निकल आई आपकी कुल बर्तन जितने भी बने होंगे उनकी कीमत। अब प्रश्नानुसार उन्होंने क्या दिया है हम वो भी लिखते हैं। प्रश्नानुसार दिया है कि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी 90। मतलब उस दिन जितने भी बर्तन बने उनकी कीमत कितनी थी 90, लेकिन आपने कितनी निकाली 2x² + 3। तो ये कीमत और ये कीमत दोनों आपस में कैसी होंगी बराबर। तो हम लिखेंगे उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन कितने रुपए लगे 90 रुपए। तो आपकी ये दोनों बराबर हो जाएंगे 2x² प्लस में 3x बराबर में 90। अब हमें बनाना है समीकरण। समीकरण बनाने के क्या करेंगे हम, इस तरफ 0 रखना है तो 90 का पक्षांतर करेंगे तो आपका किस तरफ आ जाएगा, आपका वो इस तरफ आ जाएगा प्लस 3x, ये आपका -90 बराबर में 0। अब देखिए जरा ये तीसरा पद 90 और x² के गुणा में कितना दिया है 2, मतलब इस 2 का गुणा हम 90 में करेंगे तो 90 दूनी 180। तो बीच के 3x को ऐसे तोड़ना है, बीच का जो 3x है उसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे आपका 180 हो जाए और जोड़ने घटाने पे 3000। तो चलिए हम 180 के फैक्टर निकालते हैं। किससे भाग जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 से देते हैं हम, 2 से करेंगे 2 9 18 0, फिर 2 से चला जाएगा 2 चौके 8, 1 बचा 2 5 10 45 आ गए। अब 3 से जाएगा 3 एकम 3, 1 बचा 3 5 15, 15 से फिर कर देते हैं हम 15 से 15 एकम 15। तो आपकी 180 के फैक्टर क्या हो गए 2 2 3 और 15। अब स्टूडेंट हमें चाहिए कितने होते हैं फैक्टर, तो यहाँ होगा 4, तो इन 3 का इंटू कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12 और अगला क्या है आपका 15। जब आप 12 और 15 का इंटू करेंगे तो आपका 180 तो आना ही आना है। लेकिन हमें और क्या लाना है, बीच वाली संख्या 3 है वो भी है। क्या आप 15 में से जब 12 घटाओगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। तो 15 माइनस जब 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3। तो मतलब जो बीच वाली संख्या 3x है उसे हम किस में तोड़ सकते हैं 15 और 12 में, क्योंकि 15 में से 12 घटाएंगे 3 और 15 और 12 का गुणा करेंगे तो 180। तो चलिए तोड़ देते हैं हम 2x² प्लस में आपका कितना 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर में 0। हमने तोड़ लिया 15 और 12 में। ये आपके 4 पद हो गए, यहाँ से कॉमन लेंगे, इधर यहाँ से कॉमन लेंगे, आपके क्या बनाएंगे गुणनखंड। चलिए लेते हैं हम यहाँ पे कॉमन। देखिए जरा यहाँ पे आपका x² दिख रहा है, यहाँ पे x दिया है, यहाँ 15 और यहाँ पे 2, तो नंबर तो आपके कॉमन जाएंगे नहीं क्योंकि 1 से नहीं है, लेकिन x आपका कॉमन चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा एक यहाँ से। तो हमने x कॉमन लिया, बचा क्या आपका, यहाँ से बचे 2x, क्योंकि 2 नंबर तो बचा ही है, x² में से 1x बाहर निकल लिया तो बचा क्या 1x। अब 15x में से x चला गया तो बचा क्या आपका 15, ये प्लस के 15। अब पहले कोष्टक में क्या आ गया 2x + 15, वही का वही हम अगले कोष्टक में लिख लेते हैं 2x + 15 बराबर में 0। अब आपको इन दोनों में से कॉमन लेना था, लेकिन आपने यहाँ -12x में से आपने कितने लिख लिया 2x लिख लिया। अब बचा क्या आपका अंदर, पहली बात तो ये माइनस का बचा। अब 12 को आप क्या लिख सकते हो 6 गुणित में 2 लिख सकते हो, 6 दूनी 12। अब 2 लिख दिया आपने कहाँ पर अंदर, तो बचा क्या आपका 6, तो आप 6 लिख दोगे बाहर। अब देखिए जरा आपके ये दोनों एक से हो गए 2x + 15 2x + 15, इनको आप लिख दोगे एक बार 2x + 15, बचे क्या आपके x - 6, ये आपका x - के 6 बराबर में 0। अब इन गुणनखंडों को आप 0 के बराबर करके x का मान निकालोगे। तो करिए जरा पहला गुणनखंड 2x + 15 बराबर में 0, प्लस के 15 उस तरफ जाएंगे तो आपके माइनस के हो जाएंगे। x बराबर क्या होगा 2 × में पक्षांतर करोगे तो कहाँ चला जाएगा भाग में, क्योंकि गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है भाग में। तो ये आ गया आपको 15/2, x का मान 1। दूसरा ये करते हैं x - 6 बराबर में 0, माइनस के 6 उस तरफ जाएंगे तो आपका किसका हो जाएगा प्लस का 6, 1x का मान निकला है आपका 6। अब देखिए जरा स्टूडेंट 1x का मान निकला आपका -15/2, 1x का मान निकला 6। अब आपने x माना क्या था, निर्माण हुए बर्तनों की संख्या, आपने संख्या मानी थी x, और किसी भी चीज की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो आप ये माइनस वाली तो हो ही नहीं सकती। तो आप लिखोगे चूंकि बर्तनों की संख्या
ऋणात्मक नहीं होगी। बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो तो आप क्या लोगे, अतः x बराबर 6 लेने पर आपके x के दो मान निकले थे -15/2 और 6, तो माइनस तो होगी नहीं क्योंकि किसी भी चीज़ की संख्या आप माइनस में ऋणात्मक होती ही नहीं है। तो आप क्या हो जाएगा, x बराबर 6 लेने पर तो आपकी बर्तनों की संख्या क्या निकल आई, x 6, ये हो गई आपकी बर्तनों की संख्या। x क्या हो गई आपकी बर्तनों की संख्या। अब और क्या निकालना था, प्रत्येक नग की लागत। तो यहाँ पे देखिए जरा, एक बर्तन की लागत कितनी थी, 2x + 3, तो हम निकालेंगे यहाँ पे एक बर्तन की लागत कितनी थी, 2x + 3। यहाँ हम x का मान रख देते हैं, रखिए जरा, 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12 और 12 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 15। ये निकाला है आपकी एक बर्तन की लागत और कुल बर्तन कितने आपके 6। अब जरा सवाल में उन्होंने दिया था कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो एक बर्तन की लागत कितनी है आपकी 15 और एक उस दिन बर्तन कितने बने 6। उन्होंने यही कहा था कि एक बर्तन की जो लागत है उस दिन के बर्तन के दुगने से, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, 6 का दुगना 12, उससे 3 अधिक, 12 में 3 जोड़ोगे कितने हो जाएगा 15। तो आपके आंसर जो है वो कैसे एकदम पूरे सही है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 6। इसी तरह आपकी ये प्रश्नावली जो 4.2 है वो पूरी होती है। वीडियो आपको आखिर तक देखना है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली और अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।